ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो साउंड, ध्वनि, साउंड। वॉट एवर वी स्पीक, जो हम लोग या कोई भी सोर्स है, साउंड के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। इवन वी ऑल आर दी सोर्स ऑफ साउंड। इवन जो भी इंजन है, इंजन भी क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। तो एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेस ऑफ साउंड है। बेसिकली साउंड मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, याद होगा ऐसे आपको। वेव के लेक्चर में मैंने बताया था कि साउंड इज एन एनर्जी। साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी है। एक मिनट, कोई और आए हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए, ओके। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप तक जो मेरी बात जा रही है वो किस तरह से जा रही है, हाउ द साउंड गोज फ्रॉम वन पॉइंट और वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे साउंड कैसे जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि साउंड क्या है, साउंड एक तरह का एनर्जी है। साउंड इज एन एनर्जी। साउंड क्या है, ध्वनि एक ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। और साउंड जब वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव, कौन से फॉर्म में, तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। विच काइंड ऑफ वेव, ये कैसा वेव है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो बेसिकली टू टाइप्स के वेव होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को मूवमेंट के लिए, उसके ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ऑफकोर्स इट नीड्स द मीडियम टू ट्रैवल। अब इसका मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड के थ्रू भी ये ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, और गैस के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। बट अगर मीडियम नहीं है, लाइक वैक्यूम, अब वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम लोग मून पे अगर जाते हैं तो मून पे हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। इवन यू स्पीक ऑन द सरफेस ऑफ मून, द लिसनर कैन नॉट लिसन योर वॉइस। आपकी आवाज़ वो सुन ही नहीं पाएंगे, बिकॉज द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ओके, प्राजक्ता भी आई है, गुड। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, तो साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये बहुत ही अच्छे से बताया था, याद होगा। देखिए अभी आ रहे बच्चे लोग, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आप लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वेव के बारे में। और शायद से आप लोग को याद होगा कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेव, वेव दो टाइप्स के होते हैं। वन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर द मीडियम टू ट्रैवल। ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव विच नीड्स द मीडियम टू ट्रैवल। ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव, बिकॉज साउंड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। और जैसा कि बताया आपको कि वेव क्या है, वेव इज द बिहेवियर ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी फ्लो होता है, तो जब एनर्जी फ्लो होगा तो किस फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में होगा। और ये जो साउंड वेव है वो कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मैं पिछले लेक्चर का कुछ मैं आप लोग को अभी बता दिया हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। साउंड वेव, it is a longitudinal wave, the displacement is along the direction of wave motion। इसका मतलब ये है
कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जरा देखना कि सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ, ये क्या है, एक सोर्स है, मान लो दिस इज द सोर्स ऑफ वेव, यहाँ पे क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पोजीशन पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जो है लिसनर वो सुन रहा है, इस साउंड को सुन रहा है। अच्छा, यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको किसके मीडियम से हो रहा है, एयर के मीडियम से। अब जो ये एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर बेसिकली क्या होता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो देखो एक्चुअली एयर के जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे ही साउंड एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है, रेडिएट होता है, तो इसके विंसिटी, इसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और अपने पोजीशन से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। और ये जो है धीरे धीरे वन पार्टिकल जो है साउंड के एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को सेंड करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह से जो है हम सुन पाते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अ मीडियम, एटमॉस्फेयर क्या है, एक मीडियम है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। आप देखो ये जो पार्टिकल्स है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से डिस्प्लेस हो गया है। अब मान लीजिए ये पार्टिकल का लोकेशन यहाँ पे है, ये लोकेट होकर के यहाँ पर आ गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। जैसे ही यहाँ से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसके नियर बाय का पार्टिकल्स पहले डिस्टर्ब होगा, इसके बाद यहाँ का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, फिर यहाँ का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, और फिर फाइनली जो लिसनर है वो उसको सुन पाएगा। क्लियर, गॉट इट ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। हेलो, पूर्ति भी आई है, एनी प्रॉब्लम, बोलिए। दीक्षा, कीर्ति, नेहा, नीरज, प्राजक्ता, राखी, श्रुति, बताइए कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। वेरी गुड। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था। जिनको समझ में नहीं आया उसको लिए मैं वीडियो अपलोड कर दिया हुआ, जा करके देख सकते हैं। ओके, तो देखो मैंने क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ साउंड, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके नियर बाय जो एटमॉस्फेयर का पार्टिकल है वो पहले डिस्टर्ब होता है, वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, और उसके साथ साथ जो है वो नियर बाय उसके आगे का जो मॉलिक्यूल्स है उसको डिस्टर्ब करता है, और फाइनली ये हमारे जो एक सेंसेस है, क्या है, एयर, और उसमें जो है ईयर में जो सेंसेस है उसके थ्रू जो है बेसिकली हमें वाइब्रेशन, मतलब एक सिग्नल मिलता है, वेव्स का वाइब्रेशन जो है वो हमारे कान के झिल्ली में ऐसे होता है, और फाइनली जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन जो है उसको रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, और फाइनली हम सुन पाते हैं। तो ये है हमारा साउंड वेव। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना किस तरह से हो रहा है। ये देख सकते हो आप, जैसे ये जो है सोर्स ऑफ साउंड है, और ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस प्लेस पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस है। इसके नियर बाय देखोगे यहाँ पे डेंसिटी कम है, कम डेंस है, फिर ज़्यादा, इसके यहाँ ज़्यादा डेंस है, फिर यहाँ कम डेंस है, फिर यहाँ ज़्यादा डेंस है। मतलब साउंड वेव्स ऐसे ही ट्रैवल करता है। और आप देख सकते हो जहाँ पे भी ज़्यादा डेंस होगा दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब आप जानते हो ना कि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होता है और कंप्रेस होता है। तो क्या है, जहाँ पे भी डेंसिटी ज़्यादा है दैट इज कंप्रेशन, जहाँ पे भी डेंसिटी मीडियम का कम है दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। ये रेयरफैक्शन है और ये कंप्रेशन है। ओके, यही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से क्या बनता है, वेव बनता है। इसी को अब हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यही वेव क्रिएट होता है। आई बात समझ में। जहां ज्यादा प्रेशर होगा आप देख सकते हो वो क्या है, क्रेस्ट है, जहां कम प्रेशर है वो ट्रफ है, फिर जहां ज्यादा प्रेशर है फिर से क्रेस्ट, कम प्रेशर है ट्रफ। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ में ये वेव्स चलती रहती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, ओके।
नीरज, गुड। तो स्टडी हो रही है ना घर पे? गुड, स्टडी करना भी चाहिए। चलिए, मैं इसलिए वेव को ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था लास्ट लेक्चर में। अब है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज आई टोल्ड यू। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? द वेव which travels in the direction of propagation, that is called what? longitudinal waves. ये सिमिलर टू दी स्लिंकी होता है। ये स्लिंकी है क्या? स्लिंकी बेसिकली एक टॉय है, आपने देखा होगा स्लिंकी, और स्लिंकी को आप लोग ऐसे ऐसे खिलते भी होंगे, शायद से याद होगा आपको। स्लिंकी स्प्रिंग जैसा होता है, और वो स्प्रिंग में आप देखेंगे तो कभी क्या है कि स्लिंकी अगर आप खेले होंगे तो आप देख सकते हो ये स्लिंकी में एक चीज़ गौर से आप देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, कम फ्रीक्वेंसी है, कम ओसिलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा ओसिलेशन है, फिर से कम ओसिलेशन है, ज़्यादा ओसिलेशन है, जस्ट लाइक स्लिंकी। तो साउंड वेव ऐसे ही है, कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा ओसिलेशन होगा मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन है। और जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कम है हम बोल सकते हैं इसको रेयरफैक्शन है। कोई और आए हैं? ओके, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आप लोग समझ में, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन होगा डेंसिटी ज़्यादा होगा, कम कंप्रेशन होगा ऑफ कोर्स डेंसिटी कम होगा, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। कुछ और नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि जो साउंड वेव है जस्ट लाइक दिस स्लिंकी, स्लिंकी की तरह है, जो स्लिंकी से हम लोग बचपन में खेलते थे या आप लोग अभी भी खेलते होंगे, उस तरह का स्लिंकी जैसा ही है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं sound waves. In a sound wave the density and pressure of the air oscillates. इसका मतलब क्या है समझो, इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। अब देखो, अच्छा चलो ये आ ही गया है, कोई बात नहीं, ये जो है देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि जहाँ पे भी डेंसिटी जो है ज़्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। जहाँ पे डेंसिटी कम होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एयर्स कम होगा, तो वहाँ पर हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डेंसिटी वाइब्रेशन, मतलब इस पोजीशन पे आप देख रहे हो कि डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब अगर मान लो कि एयर का अगर हम कोई एक वॉल्यूम ले लेते हैं, एक क्यूबिकल शेप में वॉल्यूम ले लेते हैं, अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होगा डेंसिटी ज़्यादा होगा, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होगा डेंसिटी कम होगा। तो वही अब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स क्या बनेगा, क्रेस्ट, जो मैं पहले बताया था अभी कुछ देर पहले, क्रेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डेंसिटी कम है, क्या बना, ट्रफ, क्या बना, ट्रफ। फिर यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, क्रेस्ट, यहाँ डेंसिटी कम है, ट्रफ। एंड लास्ट लेक्चर में बताया था ओसिलिएशन। ओसिलिएशन मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट वन साइकिल। अब देखो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, वन साइकिल है, मीन्स वन ओसिलिएशन होगा। यहाँ से फिर यहाँ तक क्या है, वन साइकिल है, मीन्स सेकेंड ओसिलिएशन होगा। तो यही ओसिलिएट हो रहा है, आप देख सकते यहाँ से यहाँ तक वन ओसिलिएशन, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ओसिलिएशन। वही बता रहा है यहाँ पे कि इन अ साउंड वेव द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द एयर और अदर मीडियम carrying the sound are the quantities that oscillates। तो आप देखो ना, एयर के मॉलिक्यूल ही तो ओसिलेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी को देखो, इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो, ये सिंबल को हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान देना, रो। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा प्रेशर।
इसका मतलब ऑफकोर्स यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? क्लियर? क्लियर ना? दीक्षा, कृति, नेहा, नीरज, पूर्ति, प्राजक्ता, राखी, श्रुति, बताइए। गुड, चलिए देन नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स। साउंड किस टाइप का वेव है? आपका आंसर क्या होगा बताइए, साउंड किस टाइप का वेव है? आंसर बताइए आप लोग। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ओके, अब दिख रहा है, हाँ। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स। साउंड वेव किस टाइप का वेव है? एनीवन? जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बताइए साउंड कैसा वेव है? अभी बताए। वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बेसिकली इट नीड्स द मीडियम टू ट्रैवल, सिंपल। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना। और मैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो इसके बाद क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हम लोग साथ में करते जाए। जो पिछला क्वेश्चन आपने पूछा था ना, उसमें बी एंड डी दोनों का मतलब ऑप्शन सेम था, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक मिनट, ओ माय गॉड, हाँ। ओके सॉरी, मिस्टेक से हो गया है, मिस राइटिंग हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बी बोलिए या डी बोलिए, दोनों तो सेम ही है, ठीक है, बी डी क्लियर। हाँ, बी और डी दोनों सेम हो गया, ठीक है। चलिए, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट। आप ध्यान देना, मैं लास्ट टाइम बताया था कि वेव का स्पीड क्या होता है, फिर से देखना आप। देखो अच्छे से समझना, आप पूरा समझ जाओगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बताया था कि सपोज ये जो है वो मेन पोजीशन है, या मीन पोजीशन बोल सकते हैं। अब देखो, जैसे ही साउंड वेव ज़्यादा होगा, डेंसिटी प्रेशर ज़्यादा होगा, क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा। ये तो आप जानते हो। अब मैंने आपको बताया था, याद होगा शायद से, कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस है, अब देखो ना, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? क्रेस्ट है। आप दो क्रेस्ट या दो ट्रफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस है, इसे हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ओके, तो वेव लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स। तो ये क्या है? वेव लेंथ है। अब हम बात करते हैं, ये जो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट हाइट है, आप देखो ना, ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है, या सबसे डीपेस्ट पॉइंट आप देख सकते हो, मतलब द मैक्सिमम लेंथ बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे टू द मीन पोजीशन, या ये जो डीपेस्ट पॉइंट है, ये जो, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, ये भी आप लोग को बताया था। अच्छा, अभी बताया ओसिलिएशन। ओसिलिएशन बोलो या साइकिल बोलो, नॉर्मली क्या है, देखो यहाँ से शुरू हुआ, सपोज दिस इज द पोजीशन ए, दिस इज द पोजीशन बी, ए से बी का पोजीशन हम लोग देख लिए कि इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये वेव को ट्रैवल करने में, मतलब फ्रॉम पोजीशन ए टू फ्रॉम पोजीशन, सॉरी, फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, द वेव टेक्स 1 सेकेंड। कितना लिया टाइम? 1 सेकेंड में ट्रैवल किया। इतना क्लियर?
अब देखो, अब 1 सेकेंड में कितना ओसिलेशन, कितना साइकिल हुआ। देखो साइकिल मतलब, देखो ये अपर पार्ट अगर हम लेते हैं और ये लोअर पार्ट लेते हैं तब बनता है एक साइकिल। इसी को बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं ओसिलेशन या साइकिल। तो आप देखो ना कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया, फ्रॉम हियर टू हियर 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 2 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 3 साइकिल एंड 3.5। तो यहाँ पे ये जो है इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ से या वी से, एफ से या वी से इंडिकेट करते हैं। इसको हम एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं या वी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ओसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो आप खुद से देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ तक 1 सेकेंड के टाइम में कितना ओसिलेशन हुआ। तो ओसिलेशन हुआ 3.5, 3.5 मतलब 3.5, तो 3.5 इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड को हम बोलते हैं, ध्यान सुनना, पर सेकेंड को हम बोलते हैं हर्ट्स। क्या बोलते हैं, हर्ट्स। मतलब फ्रीक्वेंसी को का यूनिट है वो हर्ट्स है। तो आप देख सकते हो कि ये जो वेव बनाया है इसकी फ्रीक्वेंसी का जो हर्ट्स है 3.5 हर्ट्स है। इतना क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके चलिए ठीक है। तो अब देखो ये फ्रीक्वेंसी आपने क्या समझा, आपने लेमडा समझ गया, मतलब वेवलेंथ आपने समझ गया, एम्पलीट्यूड समझ गया। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि बेसिकली जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंडेंट करता है, या क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे पिच, टोन, लाउडनेस, ये सब के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। और जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वेवलेंथ समझ गए, एम्पलीट्यूड समझ गए, नेक्स्ट क्या फ्रीक्वेंसी आप समझ गए। अब होता है टाइम पीरियड। क्या, टाइम पीरियड। मैं ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो द टाइम इज टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ओसिलेशन। एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया है वेव ने, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसलिए टाइम पीरियड जो है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। क्यों, जरा सोचो ना कि एक्चुअली 3.5 ओसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 सेकेंड लगा है। इसका मतलब एक ओसिलेशन कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, 1/3.5, जस्ट इनवर्स हो जाता है। तो आपको टाइम पीरियड भी समझ में आ गया होगा। ओके, हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके डन। Okay, so you got the wavelength of the wave, amplitude of the wave, time period of the wave and frequency of the wave। तो आपने ये 4 कॉन्सेप्ट वेव का, साउंड वेव का आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो, अच्छा हाँ स्पीड नहीं बताया, सॉरी, स्पीड, मुझे स्पीड बताना था एक्चुअली। तो स्पीड क्या होता है बेसिकली, देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्टेंस, द वेव ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, पोजीशन, सॉरी, पोजीशन ए से बी तक का, मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी आपको बताया था अभी। सपोज ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड
तो टाइम लिया ना, लेकिन ए से बी तक का मान लो कि 4 मीटर डिस्टेंस है। कितना है? 4 मीटर डिस्टेंस है। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। हम क्या बोलेंगे? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इस पे भी वो डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम आप जानते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं सॉलिड, आप जैसे सॉलिड है, ध्यान से देखना, ये सॉलिड है, ये हम लेते हैं लिक्विड, ये क्या है? लिक्विड है, और ये है गैसेस। ये 3 मीडियम है, ये गैसेस मीडियम है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में होगा। इसका मतलब क्या है कि साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में होगा। तो ये याद रखना कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड जो है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। अब हम बात करते हैं लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में जो है स्पीड सॉलिड से कम होगा। सबसे मिनिमम गैस में होता है। मिनिमम किस में होता है? गैस में होता है। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ओके, एंड मिनिमम इन गैस। क्लियर? बिकॉज सॉलिड ज़्यादा क्या होता है? सॉलिड जो है ऑफकोर्स ज़्यादा क्या होगा? सॉलिड जो है ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक होता है कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड ज़्यादा इलास्टिक होता है कंपेयर टू एयर मीन्स गैस। इतना क्लियर? चलिए, ये समझ गए होंगे आप। तो यहाँ देख सकते हो स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, करेक्ट है। तो स्पीड सबसे ज़्यादा है, वो भी करेक्ट है। फिर बोलेंगे सर लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, ये भी करेक्ट है। तो उसमें स्पीड कम होती है कंपेयर टू सॉलिड, स्पीड जो है साउंड की कम होगी, ये भी करेक्ट है। और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। आप ये बोलेंगे कि सर डेंसिटी जो है, डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड। तो ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पा जाता है गैसियस स्टेट में। गैस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में क्या है, देख सकते हो गैस का जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू इलास्टिसिटी अंडर रूट इलास्टिसिटी एंड रो मीन्स डेंसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। मतलब गैस में उल्टा हो जाता है, ध्यान देना। मतलब ज़्यादा डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड गैस में। देखो एक लिक्विड एंड सॉलिड में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिक्विड एंड सॉलिड में आप क्या देख रहे हो कि जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ वेलोसिटी होगा, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड होगा, ये करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गैस में, तो गैस में ऐसा नहीं होता। गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी ऑफ मीडियम इन गैस, ओनली इन गैस। ठीक है? आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इस तरह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस में जो प्रेशर एंड डेंसिटी जो होता है इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इन गैस द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इन गैसेस स्टेट, इन गैसेस मीडियम, द डेंसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। The density of medium is inversely proportional to the speed of sound. Clear? ये याद रखना, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ देगा कि गैसेस मीडियम में जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम में क्या रिलेशन है, तो इनवर्स का रिलेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके।
Now, one more question. The velocity of sound waves in gases is affected by the following factor. अच्छा क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, velocity of sound in the gases affected by the following factors. क्या क्या factors है आप देख सकते हो. शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, अब दिख रहा होगा. Okay. So the velocity of sound waves in gases is affected by the following factors. फैक्टर में पहला है डेंसिटी. अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ये मैं बता दिया आपको. दूसरा बताया है कि टेम्परेचर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, सपोज हम, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये पोल है. तो ये पोल है, ये इक्वेटर है. इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा. ये अगर हम बात करेंगे पोल पे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ, सॉरी टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन्वर्सली, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी. ये कॉन्सेप्ट याद रखना. अच्छा, अब मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे. अभी बताया था आपको कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी. ये आप समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना कम वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी में क्या हो जाता है टेम्परेचर के कंपेयर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाता है. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर मान लो कि समर सीजन है और विंटर सीजन है, तो समर सीजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है. विंटर सीजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसका इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? ओके. तो फर्स्ट फैक्टर, in the gas medium the velocity of sound is inversely proportional to the square root of the density. जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो. तो उसके कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट, डेंसिटी का स्क्वायर रूट. तो आप ये समझ में आ गया होगा. इसका मतलब हो जाएगा रिजल्ट एज द डेंसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज द वेलोसिटी डिक्रीजेज. अगर डेंसिटी अगर गैस का इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. ओनली इन द केस ऑफ गैसेस मीडियम, नॉट इन द सॉलिड और लिक्विड मीडियम. ये सॉलिड लिक्विड मीडियम में ऐसा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ ये गैसेस मीडियम में ऐसा होता है. ओके. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है सपोज, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड, देख सकते हो ना कि 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड बढ़ जाता है. अब हम बात करते हैं कि जो एयर है, एयर में साउंड का स्पीड कितना है. तो अगर हम एयर की 0 डिग्री की बात करेंगे, एयर इन एयर मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इंडिकेट्स बाय v0 इक्वल टू होता है 331 मीटर पर सेकेंड. 331 मीटर पर सेकेंड, याद रखना. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर हम बढ़ा दिए 0 से अगर हम कर दिए 20 डिग्री, कितना कर दिए 20 डिग्री, तो यही स्पीड बढ़ के हो जाता है 343 मीटर पर सेकेंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर the velocity of sound is 343 meter per second. Got it?
ओके डन। एक मिनट नहीं दिख रहा है। ओके क्लियर। कुछ डाउट है तो पूछो। एक मिनट मैं कैमरा सही कर रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में जैसे रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एट द रूम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 443 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज at 0 degree Celsius temperature in the atmosphere the velocity of sound is 331 meter per second। इससे भी हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो रहा है। ओके गॉट इट। कुछ डाउट है किसी को? गुड। चलो तो आपने क्या देखा, देखो ऐसे एग्जाम में ये सब जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, आप लोग को सिर्फ इतना पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। नीचे ऑप्शन दे सकता है डेंसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी अफेक्ट करता है, लेकिन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट दी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये याद रखना, ऐसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसलिए मैं बता दिया, प्रेशर अफेक्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है जरा समझो, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। हम बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर्स का प्रेजेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, इन द फॉर्म ऑफ पर केजी ऑफ एयर, केजी में हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम में हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अच्छा ह्यूमिडिटी जो है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ये भी एक्चुअली जीके का पार्ट टाइप है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता, क्योंकि ये जीके में जो है आ सकता है क्वेश्चन। एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सेकेंड इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी and third is relative humidity। देखो फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। अब मान लो कि हम 1 यूनिट वॉल्यूम लिए हैं, सपोज कि हम एक क्यूबिकल शेप में एयर को ले लिए हैं। कौन सा शेप में, क्यूबिकल शेप में, जिसका 1 सेंटीमीटर जो है लेंथ है, 1 सेंटीमीटर इसका हाइट है एंड 1 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। मतलब क्या, एक क्यूबिकल शेप में जो है मैं कहीं का एयर ले लिया हो, और उस क्यूबिकल शेप जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में उतने जगह में, उतने आयतन में, उतने जगह में कितने नंबर ऑफ या कितने जो है वाटर प्रेजेंस है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं द वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है द
नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन 1 kg एयर। अब मान लो किसी जगह पे अगर 1 kg एयर लिए, अब 1 kg एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है, जो भी है, मान लो कि 1 kg एयर में मैं x ग्राम वाटर वेपर ले लिया। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन 1 kg एयर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब हो जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो भी होगा अपॉन सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर मल्टीप्लाई 100। ओके, इसका मतलब होता है, देखो सैचुरेटेड एयर मीन्स व्हाट, द एयर विच होल्ड्स 100% वाटर वेपर, और वी कैन से द एयर विच होल्ड्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। वो एयर जितना वो वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है वो पूरा के पूरा होल्ड कर लिया है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द एयर which holds 100% water vapor that is called the saturated air। इस तरह से हम निकालते हैं relative humidity। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको नीचे कर रहा हूँ। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, डन। ओके, लेकिन हमारा प्रश्न, हमारा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमिडिटी और स्पीड ऑफ साउंड में क्या रिलेशन है। तो दोनों में रिलेशन है कि जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगा। तो ये डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इन रेनी सीजन द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, इन विंटर सीजन द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम, ये याद रखना। तो रेनी सीजन में जो है स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ आप देखो, जैसा मैंने बताया कि सॉलिड में जो है अलग अलग सॉलिड में अलग अलग जो है स्पीड ऑफ साउंड होता है। आप देख सकते हो, मैंने बताया कि आपको एयर में जो है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एयर में 331 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें 20 डिग्री पे कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो आप समझते ही, आप जान गए। लेकिन अभी देखो कुछ ऐसे मटेरियल है, सॉलिड है, और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है। तो देखो मटेरियल और स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो, एल्युमिनियम में देखो 6420 मीटर पर सेकेंड, कितना ज़्यादा है। ग्रेनाइट में 6000 मीटर पर सेकेंड। स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड। पायरेक्स ग्लास में 5640 मीटर पर सेकेंड। कॉपर 5010 मीटर पर सेकेंड। प्लास्टिक 2680 मीटर पर सेकेंड। फ्रेश वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया है, फ्रेश वाटर में, हाँ सही है। तो फ्रेश वाटर में कितना हो जाएगा, 2680 मीटर पर सेकेंड। फ्रेश वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1400 मतलब 1402 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में जो है आप देख सकते हो, एयर में 20 डिग्री पे 343 मीटर पर सेकेंड, एंड एयर में 0 डिग्री पे 331 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। आई होप स्पीड ऑफ साउंड आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर देंगे।
क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बताइए तो। आप बोलेंगे सर आप जो बताए उसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है एयर में तब 331 होता है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 332 मीटर पर सेकेंड हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या 1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, या 20 पे, तो ये मेंशन नहीं किया है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमम तो क्या होता है 0 पे 331 होता है, नो डाउट, तो इससे स्लाइटली हम ऊपर ही रखेंगे, इससे थोड़ा स्लाइटली हम ऊपर ही रखेंगे, 332 मीटर पर सेकेंड। ओके डन। ओके गुड। नाउ स्पीड ऑफ साउंड आपने समझ गया, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जो मैं पहले बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है इन रिस्पेक्ट टू हर्ट्स, हर्ट्स क्या होता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ओसिलिएशन होता है, 1 सेकेंड में जितने भी साइकिल्स कंप्लीट होगा, जितने भी ओसिलिएशन होगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वही फ्रीक्वेंसी उस वेव का है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑडिबल साउंड होता है, हम लोग जो साउंड सुनते हैं, हम लोग जो साउंड सुनते हैं, कभी जो है बहुत ही स्लो साउंड सुनते हैं, कभी बहुत ही फास्ट साउंड सुनते हैं, कभी जो है बहुत ही लाउड साउंड सुनते हैं, कभी बहुत लो साउंड सुनते हैं, तो ये जो साउंड है बेसिकली, तो हमारा रेंज क्या है, हम कहाँ से कहाँ तक का कितने फ्रीक्वेंसी के रेंज का साउंड हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्स टू 2000 हर्ट्स तक, सॉरी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, मतलब 20 हर्ट्ज से 2000 बोल रहा हूँ, 20,000 तक, मतलब अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज, मतलब एक सेकेंड में 20 ओसिलिएशन, 20 ओसिलिएशन वाला साउंड से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी होगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम सुनते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा होगा, फिर धीरे 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 आप देख सकते हो कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो हमारा जो ह्यूमन हियरिंग है वो कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, के मीन्स व्हाट 1000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं, ये ऑडिबल साउंड है, ह्यूमन हियरिंग साउंड है, ऑडिबल साउंड है। ओके क्लियर। समझ गए ना, देखो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दिस रेंज इज द ऑडिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। अब आता है कि अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम हुआ तो, इससे बिलो हुआ तो इस साउंड को क्या बोलेंगे, सो दिस साउंड इज कॉल्ड इंफ्रा साउंड, इंफ्रा साउंड क्या बोलेंगे इसको हम, इंफ्रा साउंड, और इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रा साउंड। अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हुआ तो दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड, 20 हर्ट्ज से अगर बिलो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड इंफ्रा साउंड, और वेव इज इंफ्रासोनिक वेव, एंड 20,000 हर्ट्ज से अगर मोर उसका, अगर उसके ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्लियर, समझ गए, यस और नो बोलिए। गुड, नीरज को समझ गया, बाकी लोग, कीर्ति भी समझ गई, चलिए श्रुति भी समझ गई, नेहा भी ठीक है, चलिए दीक्षा और राखी भी समझ गई, प्राजक्ता भी समझ गई होगी, ठीक है। अब देखो, तो ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड है या इंफ्रासाउंड है उसको कौन सुनता है, हम लोग तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज होता है साउंड को, उसको हम सुन सकते हैं, दैट इज द ह्यूमन हियरिंग साउंड, आप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड है दैट इज कॉल्ड द इंफ्रासाउंड, उसको कौन सुनता है? तो उसको बेसिकली एनिमल्स जनरेट प्रोड्यूस भी करता है, दे कैन प्रोड्यूस इवन दे कैन लिसन। नॉर्मली जो है जो एनिमल है, एनिमल जो है वो आपस में बात करने के लिए, मीन्स एनिमल्स यूज द इंफ्रासाउंड टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से वो बात करने के लिए इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और सुनता भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशली सम एनिमल्स प्रोड्यूस एंड इवन लिसन द इंफ्रासाउंड, लाइक एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो इंफ्रासाउंड को, जिस साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते उस साउंड को सुन सकता है। ओके, दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, वो इंफ्रासाउंड में आपस में बात भी कर सकता है। नॉट ओनली एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट ही नहीं है, जैसे व्हेल, व्हेल ऑल्सो कैन जनरेट और लिसन द इंफ्रासाउंड। इवन व्हेल है, एनिमल में एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, तो ऐसे इवन राइनोसेरस है, ये सब क्या है, सब के सब जो है इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस भी करता है और सुनता भी है। अब होता है कि इंफ्रासाउंड और कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, पता है आपको? अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक आता है तो बेसिकली जो साउंड है अर्थक्वेक का साउंड वो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, बट एनिमल सुन जाता है, एनिमल जो है उसको सुनता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो एनिमल्स बिकम द अलार्म फॉर अस, हमारे लिए अलार्म बन जाता है, वो कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर में चेंजिंग हो जाता है, बिकॉज दे कैन लिसन द इंफ्रासाउंड एंड द अर्थक्वेक वेव इज इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक का जो वेव है वो इंफ्रासाउंड है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कौन सुन सकता है और कौन प्रोड्यूस कर सकता है। बैट, यू नो बैट, जो बैट है वो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी करते हैं फॉर कैचिंग देयर, क्या बोलते हैं उसको, प्रे। वो अपने प्रे को अपने हंटिंग के लिए जो है बेसिकली अल्ट्रासाउंड वो प्रोड्यूस भी करता है एंड इवन अल्ट्रासाउंड को सुनता भी है। कौन? बैट। तो जो बर्ड है, बर्ड, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो भी क्या है वो अल्ट्रासाउंड को सुन भी सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ डाउट? नो डाउट, ओके गुड। जी, ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आता है, क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे फिर मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपने समझ गया होगा ये रेंज है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड है। इससे अगर कम होगा इंफ्रासाउंड और इससे ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड। ओके, अब देखो अल्ट्रासाउंड को हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे फॉर द क्लिनिकल पर्पस, क्लिनिकल इन द सेंस जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत जगह पे अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा क्या, जो सोनोग्राफी होता है अल्ट्रासाउंड होता है, जो हमारे स्टमक में या समथिंग कुछ को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करता है, उसके लिए यूज करते हैं। इवन जो हार्ट्स है, हार्ट्स के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, उसको भी चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करता है। इवन फॉर क्लीनिंग आर टीथ, हमारा जो टीथ है, हमारा दांत है, उसको भी क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। तो मेडिकल पर्पस के लिए बहुत सारे इसका यूज़ है। अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग पर्पस में भी इसको यूज करते हैं। सपोज कहीं पे क्रैक है, जैसे मान लो एरोप्लेन बना रहे हैं, अब एरोप्लेन बना रहे हैं, एरोप्लेन में कहीं पे भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अब उस क्रैक को चेक करने के लिए या क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। टू डिटेक्ट दी क्रैक्स द इंजीनियर्स यूज अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड यूज करेगा उसके लिए। इवन फॉर क्लीनिंग एनीथिंग, अगर आपको कोई भी स्मॉलर से स्मॉलर मशीन को क्लीन करना है या ग्लास को क्लीन करना है, अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, कैसे करते क्या करते उसमें जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना समझिए कि बहुत सारे पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं।
अब है एनिमल्स दैट कम्युनिकेटिंग यूजिंग अल्ट्रा इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। कौन कौन से एनिमल है ये आप देख सकते हो, कौन कौन से एनिमल है, कौन सा साउंड सुन सकते हैं और कौन सा साउंड। एक मिनट। ओके, एनिमल दैट कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, आप देख सकते हो यहाँ पे बैट्स, bats, praying mantis, dolphin, dogs, frogs, toads, etc. communicate via ultrasonic sound। आप देख सकते हैं कौन कौन से। बैट्स तो आप जानते ही हो, प्रेइंग एक मैंटिस होता है, डॉल्फिन्स, डॉग्स, डॉग्स भी सुनते हैं, फ्रॉग्स, टोड्स कम्युनिकेट वाया अल्ट्रासोनिक साउंड्स। आप देखो इंफ्रासोनिक में क्या, राइनोस, हिप्पोस, एलिफेंट्स, वेल्स, ऑक्टोपस, पिजन्स, स्क्वीड, कैट हाँ कटल फिश, कॉड, गिनी फॉल एक्सेट्रा कम्युनिकेट वाया इंफ्रासोनिक साउंड्स। कोई बात नहीं, अगर इसको आप नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों ने समझ गया कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो कौन से साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको सुनते भी हैं। अब हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्या एप्लीकेशन है। जैसा ने बताया, मेडिकल इमेजिंग, डॉक्टर्स यूज अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर द प्रॉब्लम्स इन द हार्ट। हार्ट में प्रॉब्लम है, लीवर में है, किडनीज में है या अदर ऑर्गन्स में, किसी भी ऑर्गन्स में किसी भी तरह का डिफेक्टिव है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। आप लोग भी में भी देखे होंगे या बहुत लोग आसपास के लोग जो है वो करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो आपने देखा होगा। तो मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। इवन नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। देखो इकोकार्डियोग्राफी मींस बेसिकली जो हमारा हार्ट का जो फंक्शंस है, तो हार्ट के फंक्शंस को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए, उसके फंक्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज करते हैं। इंजीनियर्स यूज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टू फाइंड क्रैक्स एंड अदर डिफेक्ट्स इन द मेटल्स। मेटल्स में अगर किसी तरह का डिफेक्ट्स है या क्रैक्स है तो इंजीनियर्स जो है वो यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड, इंजीनियर्स अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन द एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। एरोस्पेस मैंने क्या बताया, देखो एरोप्लेन जो बनाते हैं उसमें कहीं से भी थोड़ा भी लीकेज ऑफ एयर नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज ऑफ एयर होगा तो आपको सब जानते ही हो कि एरोप्लेन जो है वो बहुत ही जल्दी क्रैश हो सकता है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा भी क्रैक है, उस क्रैक को फाइंड आउट करने के लिए इंजीनियर्स जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग, क्लीन करने के लिए, जो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्लीनिंग के लिए चाहे ज्वेलरी हो, लेंसेस हो या अदर डेलिकेट आइटम्स, जो भी डेलिकेट आइटम्स है, ज्वेलरी हो गया, गोल्ड का ज्वेलरी होता है बहुत डेलिकेट होता है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो उस सब को भी क्लीन करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। तो आई होप अल्ट्रासाउंड का जो एप्लीकेशंस है उसका यूजेज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सोनार। बेसिकली सोनार इज यूज टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द ओशन। अब कहीं पे ओशन है, मान लो कहीं पे समंदर है और समंदर के कितना गहराया है, कितना डेप्थ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड सोनार, उसको क्या बोलते हैं, सोनार। तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज अ टेक्निक इन विच साउंड वेव्स आर यूज्ड टू नेविगेट, डिटेक्ट एंड कम्युनिकेट अंडर द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के अंदर जो भी होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। कैसे, तो इस इमेज को आप देखना, ये इमेज को आप देखोगे, बेसिकली क्या होता है, सपोज ये इमेज प्रॉपर नहीं दिख रहा है, हम बात करें, मान लीजिए ये जो है डेप्थ ऑफ ओशन है, यह हम क्या करते हैं, ये जो है डेप्थ ऑफ ओशन है, ये है वाटर सरफेस, दिस इज द वाटर सरफेस। अब पानी के सतह से वहाँ के ओशन में कितना डेप्थ है उसको फाइंड आउट करना कैसे होता है,
बहुत सिंपल है। क्या करते हैं कि जो भी साइंटिस्ट है वो यहाँ से एक साउंड को क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को इसके अंदर छोड़ता है, अल्ट्रासाउंड ट्रैवल करता है और ट्रैवल करने के बाद फिर ये रिटर्न होता है, अल्ट्रासाउंड फिर क्या होगा, इस जगह पर रिटर्न होगा। ओके, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि कितना इसकी डेंसिटी मालूम है, वाटर की डेंसिटी ऑलरेडी पता है, टाइम कितना लगा वापस ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसको वापस आने के लिए इस सरफेस पे कितना टाइम लगा, टाइम उसको मालूम पड़ गया, और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है। तो क्या पता करना था उसको, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, मींस व्हाट, डेप्थ ऑफ ओशन को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो सेंडर्स होता है वो देखते हो ना, ये जो पिंक कलर का आपको वेव दिख रहा होगा, ये जो पिंक कलर का, ये पिंक कलर का जो है ये एक्चुअली क्या है, वेव्स है। कौन सा वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है, मीन्स अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है, जो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट से टकराता है। इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, कोलाइड होने के बाद, ये ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो साउंड को फिर से रिफ्लेक्ट करता है उसी दिशा में। आप देख रहे हो ये जो है उसी रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑफकोर्स ये साउंड को, मीन्स अल्ट्रासाउंड को इस यहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ से वापस वहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है उससे उसका डिस्टेंस मालूम पड़ जाता है। ओके, क्लियर, गॉट इट। तो सोनार जो है बेसिकली डेप्थ ऑफ ओशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ओके, डन। नाउ अब जो है एक बैट जो है वो बैट किस तरह से हंट करते हैं, उसका हंटिंग एक्टिविटी कैसा होता है वो आप देखो। इसको बोलते हैं इको लोकेशन। इको लोकेशन, इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। मतलब कहीं से भी किसी जगह से अगर साउंड अगर टकरा करके वापस अगर हमारी तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इको। आगे मैं पढ़ाऊंगा इको के बारे में। तो इको लोकेशन, इको से वो लोकेट करता है कि उसका प्रे कहाँ पे है। बेसिकली जो है ये बैट पहले तो साउंड, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। अब अल्ट्रासाउंड जब वो प्रोड्यूस करता है, ये अल्ट्रासाउंड जो है जो भी प्रे है, सपोज ये जो बटरफ्लाई है ये क्या है, प्रे है, आप देख सकते हो। तो ये जो बैट अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है, ये साउंड जो है जो भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्राइक करेगा। जैसे ही साउंड इसको स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो ऑफकोर्स यहाँ से ये फिर से क्या है, ये रिफ्लेक्ट होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होता है। हम और आप नहीं सुन सकते हैं लेकिन बैट सुन सकता है। फिर बैट जो है वो पता कर लेता है, उसको लोकेट हो जाता है कि कहाँ पे उसका प्रे है और फाइनली उसको हंट कर देता है। सो ये आप समझिए, ये भी अल्ट्रासाउंड पे ही डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड इको लोकेशन। ओके, समझ गए। तो बैट को जो है उसका लोकेशन मालूम पड़ जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। द बैट कैन डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द प्रे थ्रू द अल्ट्रासाउंड। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are not application of ultrasonic waves। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, चलिए इसका आंसर दीजिए। which of the following are not application of ultrasonic waves। ओके, डन।
क्वेश्चन दिख रहा है ना? नीरज कुछ बोल नहीं रहे हो? बी, नीरज यादव बोल रहा है बी। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज आर नॉट एप्लीकेशन बोल रहा है, नॉट एप्लीकेशन, आपने बी बोला, नीरज बी बोला, और कोई? ओके, ये तो आप जानते हो अल्ट्रासोनिक के लिए हम करते हैं, नो डाउट। तो अल्ट्रासोनोग्राफी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, तो इसके लिए करते हैं। मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, अभी बताया सोनार हम यूज करते हैं। स्टेलाइजिंग ऑफ अ लिक्विड, मतलब स्टेलाइजिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द बैक्टीरियाज कैन बी किल्ड इन अ लिक्विड। लिक्विड में अगर बैक्टीरिया को किल करना है, मारना है, तो उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा। एक्चुअली सॉलिड को, मतलब निडल क्या है, निडल सॉलिड है एंड सॉलिड कैन नॉट बी स्टेलाइजिंग, दैट्स वाई ये आंसर मतलब डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। डी के लिए हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज नहीं करते, इसका आंसर ओनली डी, मतलब ये सही बोला है। नीरज ने बोला है बी इज द करेक्ट आंसर। गुड नीरज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी फ्रीक्वेंसी, मैंने बता दिया आपको कि जो अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासाउंड है, ऑडिबल साउंड है, ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी क्या है? साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता। द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासिस थ्रू अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। अब जरा सोचो, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी जो भी स्पीकर है दैट प्रोड्यूसेस दिस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम यहाँ साउंड को प्रोड्यूस किए, नो डाउट साउंड को प्रोड्यूस किए। आप ध्यान देना, ये जो एनर्जी है, अब ये साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है। अब ये जो साउंड एनर्जी है, किसी भी सरफेस से, किसी भी जगह से पर यूनिट एरिया, मान लो अभी ये पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया मीन्स व्हाट? इट मे बी 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर मिलीमीटर, कोई भी ले सकते हो आप, इसलिए बोलता है यूनिट। तो जिसको आप मीटर में लेना है, मीटर स्क्वायर में लेना है, क्योंकि एरिया का क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, ठीक है ना? तो किसी में भी आप ले सकते हो। तो जो एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ एनीथिंग, जैसे हम एटमॉस्फेयर ही ले लो, मान लो कि ये एटमॉस्फेयर भी एक दीवार है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है। आज जो स्पीकर है, जो बोलता है, जो भी बोलता है, जरा सोचो आप, ये जो बोलता है, तो आपको क्या है कि जितना दूर डिस्टेंस होता है उतना डिस्टर्बेंस कम होता है। नियर बाय द प्रोड्यूसर ऑफ साउंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज मैक्सिमम। लेकिन जितना आप डिस्टेंस जाओगे, जितना दूर जाओगे, उतना डिस्टर्बेंस ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा। इसका मतलब होगा उसका एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी क्यों कम होगा? क्योंकि पर यूनिट एरिया वॉल्यूम, आप देख रहे पर यूनिट एरिया जो है वो पास हो रहा है। तो द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासिस थ्रू अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। कितने समय में कितना जो है साउंड वहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और उस एरिया को वो क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। सो दैट इज द व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड आप देख सकते हो इस इमेज में, गौर से देखो। सपोज दिस इज अ शीट ऑफ ग्लास, एक ग्लास का शीट है। अब ग्लास का शीट है तो ऑफकोर्स अब ये पर यूनिट एरिया में जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इंटेंसिटी। इसलिए इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय आई इक्वल टू एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम मीन्स टाइम टी। तो आई इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ई इज द एनर्जी, साउंड एनर्जी,
A is area of per unit area through which the sound energy passes, and T is the given time. It means what? आप देख सकते हो हम यहाँ से निकालेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एनर्जी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. आप यहाँ से देख सकते हो, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जितना ज़्यादा एनर्जी पास करेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम इंटेंसिटी होगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना कम इंटेंसिटी होगा. इतना क्लियर? ये समझ गए? एक मिनट नहीं दिख रहा है. Okay, so intensity of sound is directly proportional to energy. Maximum energy passes through the particular area. Maximum energy passes through a per unit area of anything. The maximum intensity of the sound. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Maximum sound energy passes through the per unit area of anything. The intensity of sound is also maximum, means ज़्यादा होगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं एरिया, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम होगा. चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे. अब जरा सोचो कि आप एक हॉलो पाइप है, आप हॉलो पाइप से आप किसी को बोलते हो, वो धीरे से ही बोलोगे, उसके कान में लगा, आप बोल रहे हो उसके कान में आप लगा दो तो वो आसानी से सुन लेगा, बिकॉज एरिया कम होता है. क्या होता है? एरिया उसका कम हो जाता है, जिससे आप आसानी से आपके वॉइस को सुन लेगा. लेकिन ज़रा सोचो कि अगर हम उतने ही इंटेंसिटी से अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, वो नहीं सुन पाएगा, बिकॉज एरिया जो है एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम इंटेंसिटी होगा. ओके, गॉट इट? चलिए, गुड. तो इंटेंसिटी तो ये समझ में आ गया आपको कि एरिया. अच्छा, एक चीज़ और. अब हम अगर हम पावर में लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो पावर क्या होता है. व्हाट इज पावर? मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, शायद से अगर आप लोग आए होंगे यूनिट एंड डायमेंशन में. तो पावर मीन्स द एनर्जी इज यूज्ड टू डू अ वर्क इन पर यूनिट टाइम. मतलब एनर्जी, अब हम बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम. मतलब एक सेकेंड में कितना कैपेसिटी है काम करने की. और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वर्क जो है क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द एनर्जी ओनली. तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो जरा सोचो, अगर हम पावर के फॉर्म में लेंगे तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप जानते हो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर. तो पावर अपॉन ए. इतना क्लियर? और आप देखो, इसका यूनिट निकालना है, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है. अगर ये पूछ दिया तो आप जानते हो पावर का यूनिट जो होता है वो वॉट होता है. क्या होता है? वॉट होता है. और एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होता है. तो हम क्या बोलेंगे? वॉट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इतना क्लियर? देखो, इससे क्या आपको समझ में आएगा. जैसे मान लो कोई मशीन है, अब मशीन का अलग अलग पावर, जैसे आप जानते हो कि 1 हॉर्स पावर का मशीन है, 2 हॉर्स पावर का मशीन है. तो जितना ज़्यादा पावर का मशीन होगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा. ये तो कॉन्सेप्ट है. मतलब आप देख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जो है जितना ज़्यादा पावर वाला, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करते हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन ले लो. तो एरोप्लेन या रॉकेट ये सब जो है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होता है. तो ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, राइट? इसलिए मैं पावर में कन्वर्ट किया इसको. आई बात समझ में?
ओके, तो अभी देखो पावर का यूनिट बताया आपको, पावर का यूनिट होता है वॉट और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी का यूनिट होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ, देखो पावर में बता दिया आपको, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना, आगे बढ़े, कुछ दिक्कत तो नहीं है? कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर मिस किए हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, तो शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। एनी प्रॉब्लम? नीरज? नीरज को नहीं है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलिए मैं एक बार शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीन्स व्हाट? द साउंड एनर्जी passes through per unit area of anything in a given time, that is the intensity only. So intensity is directly proportional to energy, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम इंटेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज़्यादा टाइम उतना कम इंटेंसिटी। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है, बस इतना ही आपको करना ही था। अब हम बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स विल डिक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आप बोलोगे ये कैसे? तो जरा सोचो, हम बात कर रहे हैं अब हम देखो जो साउंड होता है, और साउंड क्या है, स्फीयर के फॉर्म में, मतलब क्या है, जो भी प्रोड्यूसर ऑफ, जैसे मान लीजिए ये साउंड है। अब साउंड जो है, साउंड एनर्जी ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, ये क्या है, ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो ऑल डायरेक्शन होगा, इट लाइक द स्फीयर, क्या होगा, एक गोला की तरह, एक स्फीयर की तरह होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब स्फीयर की तरफ होगा तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अभी मैं बताया था आपको कि इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अब ये स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आप लोग पढ़े होंगे। तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर मीन्स वॉट, कि ये जो साउंड का सोर्स है वो जितना डिस्टेंस पे जाएगा, जितना दूर जाएगा, तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज एनर्जी वीक हो जाएगा, और एनर्जी वीक होगा, इंटेंसिटी वीक हो जाएगा। इसलिए दूर से हमें कोई भी चीज़ जल्दी सुनाई नहीं देता है, करीब से ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करेंगे 4 पाई क्या है, 4 पाई कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस पे है। अब जैसे सुनो कि यहाँ पे लिसनर है, यहाँ पे लिसनर है, ये साउंड को सुनेगा। अब मान लो यहाँ का डिस्टेंस आर है, क्या है, आर है, तो यहाँ पे भी क्या है, दूसरा लिसनर है, यहाँ का R1 मान लो। तो सिंपल सी बात है, R1 जो है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम इंटेंसिटी, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा इंटेंसिटी। तो वही बता रहा है कि इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिसनर होगा उतना कम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा। क्लियर, समझ गए? ओके गुड। Now bats can use this decrease in sound intensity to locate small object in the dark. नॉनी पता है कि डार्क बैट कैन जो है, बैट कैन सी ओनली इन डार्क। हमें लगता है कि अंधेरा में बैट जो है दिखता है, लेकिन एक्चुअली अंधेरा में कोई नहीं देख सकता है। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट नो वन कैन सी द ऑब्जेक्ट। कोई नहीं देख सकता, इवन बैट हम भी बिना लाइट के कोई देख ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बोलेंगे बैट अंधेरा में देखता है, एक्चुअली वो देखता नहीं है, वो एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे वो प्रॉपर जगह को लोकेट कर लेता है। अब यहाँ पे है कि अगर छोटा सा, अगर मान लो कि छोटा सा, जैसे मान लो कि एक फ्लाई है, एक मक्खी है छोटा सा,
तो छोटे ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है डिक्रीज करता है। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो बढ़ाएगा। मतलब बैट के पास इतना कैपेसिटी है कि उस साउंड जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकता है। इन शॉर्ट यही है, बैट कैन ऑल्टरनेट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू इट्स बेनिफिट। वो अपने फ़ायदे के लिए अपने साउंड को कम या ज़्यादा कर सकता है। इतना क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। ये लॉग को देख करके आप लोग टेंशन में मत आ जाना। ये लॉग को देख के आप टेंशन में मत आ जाना, ये जरूरी है। क्या है? वेन यू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ साउंड्स, अ साउंड दैट सिम्स ट्वाइस एज लाउड एज अनदर इज 10 टाइम्स मोर इंटेंस। मतलब ये है कि सपोज कि कहीं पे क्या हो रहा है, नॉइज़ है। अब वो नॉइज़ में जो है कुछ ऐसा साउंड है जो आपको दूसरे साउंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। मतलब एक साउंड आपको बहुत ही कम सुनाई देता है, दूसरा साउंड आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है कंपेयर टू ईच अदर। इट मीन्स व्हाट? जो साउंड आपको 2 टाइम सुनाई दे रहा है, जो साउंड आपको 2 टाइम सुनाई दे रहा है कंपेयर टू द अदर साउंड, इट मीन्स ये 2 टाइम नहीं है, ये 10 टाइम्स इंटेंस है। ये 10 टाइम जो है वो इंटेंस है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए याद रखना। अब यहाँ पे इसलिए इसको लॉगरिथम्स में यूज करते हैं। आप देख सकते हो कि बीटा जो है वो डेसिबल है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि बीटा इक्वल टू 10 लॉग इंटेंसिटी। मैं आई अपॉन आई जीरो नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ इंटेंसिटी ले लेता हूँ, आई ले लेता हूँ। इसलिए यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर बीटा, 10 टू द पावर बीटा। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर साउंड जो है लाउडनेस अगर 2 टाइम है, लाउडनेस अगर क्या है 2 टाइम है, इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि log 2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। या अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ इतना समझो कि अगर नॉइज में कोई ऐसा साउंड है जो कंपेयर टू अदर साउंड आपको ट्वाइस मोर ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो साउंड जो है वो एक्चुअल में 10 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस है। सो अब हम जो है कोई भी साउंड को सुनते हैं उसको डेसिबल में मेजर करते हैं। यहाँ पे देखना डेसिबल, ये डेसिबल को गौर से देखना आप। द क्वांटिटी ऑफ बीटा इज कॉल्ड अ बेल, अ मोर कॉमन यूनिट इज डेसिबल। हम लोग जो बात करते हैं नॉर्मली, आप सुनते हो ना नॉइज पॉल्यूशन, आपने सुना होगा कि नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन को कैसे पता लगाता है कि नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा है या कम है? थ्रू डेसिबल। देख सकते हो आप। अब देखो, नॉर्मली जो है हम लोग का कन्वर्सेशन होता है, हम लोग जो बातचीत करते हैं वो कितना होता है? 60 डेसिबल होता है साउंड। क्लासरूम 50 डेसिबल। विस्पर हम लोग जो क्या है बहुत ही कम जोर से बोलते फुसफुसाते हैं, तो देखो कितना है? लेस देन 20 डेसिबल। हेवी ट्रैफिक 90 डेसिबल। सबवे 100 डेसिबल। थंडर 110 डेसिबल। जेट टेकिंग ऑफ 140 डेसिबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेसिबल से जो है लाउडनेस कितना लाउड है वो पता होता है, मीन्स नॉइज का इंटेंसिटी कितना है। इतना क्लियर? बेसिकली आपको ये एग्जाम पूछेगा कि नॉर्मली जो हम लोग का जो कन्वर्सेशन है वो कितने डेसिबल का साउंड होता है, तो हमारा कन्वर्सेशन का जो साउंड होता है वो 40 टू डिपेंड्स ऑन 40 टू 60 डेसिबल, 40 टू 60 डेसिबल। ड्यूरिंग डे, डे के टाइम में 60 डेसिबल, ड्यूरिंग नाइट 40 डेसिबल। अगर 40 डेसिबल से ज़्यादा अगर नाइट में अगर साउंड है, इट मीन्स दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। और 60 डेसिबल से अगर ज़्यादा अगर दिन में होगा, सो दैट इज व्हाट? नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। 40 टू 60 डेसिबल दैट इज ओके। 60 डेसिबल से अगर ज़्यादा अगर हो गया दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा? नॉइज पॉल्यूशन। ओके, आया समझ में?
चलिए गुड। अब इम्पोर्टेंट ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के क्या क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ साउंड, साउंड के क्या क्या विशेषता है वो हम देखेंगे, इसके क्या क्या गुण हैं, तो गुण हम देखेंगे, विशेषता देखेंगे। अब जरा सोचो, कुछ ऐसे साउंड है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, ओके, अब कुछ ऐसे साउंड है जो हमें सुनने में बहुत ही बेकार लगता है, वाई? जैसे अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है या गिटार है या कोई भी ऐसा जो है, या वीणा है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें सुनने में अच्छा लगता है, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम, एक म्यूजिक सिस्टम ले लो। अब म्यूजिक में आप नॉर्मली जो है म्यूजिक, जो भी हारमोनियम है, हारमोनियम हैज 7 साउंड्स, 7 स्वर होता है, क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये देखो 7 स्वर है, आप जानते ही हो, सरगम, आप जानते हो ये जो स्वर है, ये एक जो साउंड जो आप हारमोनियम के जो एक सिंगल बटन को प्रेस करते हो उससे जो साउंड निकलता है दैट इज कॉल्ड टोन। इसे क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, व्हाट, टोन। अभी ये जो एक दूसरे को कंबाइन करके, एक दूसरे से कंबाइन करके जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड पिच। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं, पिच, इन म्यूजिकल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड पिच। तो जो पिच है या टोन है या पिच है, या इसको टोन को हम नोट ही बोल सकते हैं, इसको नोट भी बोलते हैं, क्या, नोट। अब ध्यान से देखो कि इसके कॉम्बिनेशन से एक पिच बनता है, क्या बनता है, एक पिच बनता है, जो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टोन है दैट, या प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है, दैट इज प्लीजेंट टू लिसन, वो हमें सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जरा सोचो, कोई अगर हारमोनियम है और जैसे तैसे क्या विदाउट ऑर्गेनाइज्ड वे वो बटन को प्रेस कर रहा है, वो हमें सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए बोलता है इन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे द टोन्स, द या द ग्रुप ऑफ टोन्स आर अरेंज्ड दैट इज द व्हाट, पिच, वो सुनने में अच्छा लगता है। हम साउंड के यही पिच के बारे में जानेंगे। तो पिच होता क्या है, पहला देखो, पहला है पिच, दूसरा है लाउडनेस, तीसरा है क्वालिटी, एंड फोर्थ है इको। फर्स्ट है पिच, करेक्ट नोट और टोन, करेक्ट, इसको नोट ही बोलते हैं, टोन भी, करेक्ट नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव और फ्लैट नोट। देखो ग्रेव और फ्लैट एक ही है, और अ फ्लैट नोट मतलब मान लो कि कोई सुरीली आवाज़ है, कोई सुरीली आवाज़ है, अब कोई जो है वो मतलब बहुत ही घुघरा आवाज़ है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, तो उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्योंकि उसके पिच पे वो डिपेंड करता है। अब देखो, जो वुमन की जो वॉइस है वो पिच जो है उसका ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैन, मैन का जो वॉइस है उसका पिच कम होता है, वुमन की जो वॉइस है उसका पिच ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि वी कैन आइडेंटिफाई ऑफ फीमेल एंड मेल वॉइस विदाउट सीइंग देम, बिना उसको देखे हम मेल और फीमेल के वॉइस को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, नॉर्मली अभी बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, आप देखो कि मेल के वॉइस की फ्रीक्वेंसी कुछ यूं होता है, ध्यान देना। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी से ये मत सुनना कि वो लाउड होगा और वो लाउड नहीं होगा, लाउड डजेंट मैटर, लाउडनेस मैटर्स ऑन एम्पलीट्यूड, लाउड जो है वो एम्पलीट्यूड में मैटर करता है कि कितना एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मीन्स सेम आवाज़ में सेम एम्पलीट्यूड से सेम लाउडनेस में अगर मेल बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, मेल का वॉइस है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा है, और ये फीमेल की फ्रीक्वेंसी है, जो फीमेल बोल रही है उसकी
फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा है, आप समझ सकते हो। इसलिए जो फीमेल की वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, उसका पिच ज़्यादा होता है। वही मेल की फ्रीक्वेंसी है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, पिच कम होता है। सो द टर्म पिच इज ऑफन यूज्ड इन म्यूजिक। इतना क्लियर ना? सो पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अभी बताया कि जो पिच है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना सुरीली आवाज़, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा खुरदरा आवाज़। क्लियर ना? कुछ डाउट तो नहीं है? क्या हो गया, कौन गए अभी? ओके डन, कोई बात नहीं, 10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, 10 मिनट और। तो वही बोलता है अ नोट हैज़ अ हायर पिच when the frequency is high and a note of a lower frequency has a low pitch। देखो ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मीन्स हाई पिच। वुमन की जो वॉइस है कंपेयर टू मैन वॉइस ज़्यादा पिच की होती है। मैन की वॉइस है वो कंपेयर टू वुमन वॉइस कम पिच के होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। और इसीलिए यहाँ पे एक दो आवाज़ है। एक तो क्या, ग्रेव, जो मेल होता है, मेल का आवाज़ ग्रेव और फ्लैट नोट पे होता है, और वुमन की आवाज़ जो है श्रिल होता है, सुरीली होता है। इतना क्लियर? चलिए ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। लाउडनेस। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था लाउडनेस ऑफ द वॉइस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मैंने पहले इसलिए एक्सप्लेन किया था ताकि आपको समझ में आए। लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे? एक्चुअली लाउडनेस जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं वो डिपेंड करता है आपको एम्पलीट्यूड पे। सो द लाउडनेस इज अ सेंसेशन ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग अ साउंड वेव इज एट प्लेस। तो हाउ स्ट्रॉन्ग द साउंड वेव मीन्स व्हाट? हायर एनर्जी। हायर एनर्जी मीन्स हायर इंटेंसिटी, और हायर इंटेंसिटी मीन्स हायर द एम्पलीट्यूड, और हायर द एम्पलीट्यूड मीन्स हायर द लाउडनेस। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म एंड इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लाउडनेस इज द मेजर्ड इन डेसिबल, जो पहले बता चुका हूँ। इट इज गिवन एज, जो लॉग वाला बता चुका हूँ। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट है कि लाउडनेस ऑफ द वॉइस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे? नो, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। हायर द एनर्जी, हायर द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। बताया था ना, ज़्यादा एनर्जी करोगे ज़्यादा कंप्रेशन और ज़्यादा रेयरफैक्शन। तो ऑफकोर्स इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हायर होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दैट इज द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट उसको बताया था इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे है लाउडनेस। इसको भूलना मत, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। नाउ क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड। आप देखो कुछ ऐसे वॉइस है जो बहुत जोर से बोलता है फिर भी अच्छा लगता है। कुछ ऐसे वॉइस है जो बहुत ही धीरे से बोलता है फिर भी बहुत खराब लगता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाउडनेस। अगर साउंड का अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से है, प्रॉपर वे में है, जैसे एग्जांपल के लिए स्पीच ऑफ मोदी जो सुनने में अच्छा लगता है बिकॉज उसका जो टोन है, उसका जो टोन है बोलने का, या उसका जो पिच है बोलने का, वो बहुत ही रीअरेंज्ड है। मतलब थोड़ा टाइम लेता है और बहुत ही अरेंज्ड वे में बोलता है, इसलिए वो उसका क्वालिटी ऑफ साउंड अच्छा होगा। तो क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली होता क्या है? द वॉइस इन अरेंज्ड वे, दैट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। हम बोल सकते हैं द वर्ड, इसको टिम्बर भी यूज करते हैं, टिम्बरे ऑल्सो डिस्क्राइब्स द टर्म क्वालिटी। एज डिफरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, द टिम्बरे हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अब यहाँ पर देखना, जैसे एक हम तबला लेते हैं,
एक मिनट एक मिनट। मान लीजिए एक तबला है, ये क्या एक तबला है, यहाँ पे क्या है एक फ्लूट है, ये फ्लूट है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अब ये जो तबला है इसमें भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो आपका फ्लूट है उसमें भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो तबला का साउंड है वो बहुत ही क्या है, मतलब तबला का साउंड ऐसा नहीं कि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होता है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है तो इसका मतलब है कि लाउडनेस कम होगा। और अगर हम बात करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका, फ्लूट का साउंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लूट के साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका अच्छा है। मतलब सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो या चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, चाहे साउंड तबला का हो चाहे साउंड फ्लूट का हो, अगर उसको प्रॉपर अरेंज तरीके से नहीं बजाएगा तो ऑफकोर्स वो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका साउंड अलग अलग हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफर कर सकता है, दैट डजेंट मैटर इन द क्वालिटी ऑफ साउंड। मेरे कहने का मतलब यही है कि इंटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ साउंड। इतना क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर साउंड प्रॉपर वे में अरेंज है तब हमें सुनने में अच्छा लगेगा, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है तो हमें सुनने में खराब लगेगा। इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए क्या हम पढ़ते हैं, सारे गमा मतलब सरगम, और सरगम पढ़ेंगे, सरगम आप सीखेंगे तभी आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर? ओके गुड। जैसे आप एग्जांपल के लिए ट्रेन की जो साउंड है, ट्रेन की जो हॉर्न की साउंड है वो सुनने में अच्छा लगता है, नहीं लगेगा आपको, बहुत ही अजीब लगेगा, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट है हमारा इको। इको करके हम आज छोड़ देंगे, इको हम लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं आज छोड़ दूंगा। टाइम कितना हो गया, 8:42 हो गया, आज तो जल्दी छोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना इको, व्हाट इज इको। सपोज, तो गौर से देखना, सपोज दिस इज द वॉल, ये क्या है, एक वॉल है। अब यहाँ पे मान लो कि साउंड है, कोई भी ऑब्जर्वर है, जो भी स्पीकर है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। गौर से देखना अब, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो साउंड है, ये साउंड है एक्चुअली ये वॉल से क्या होता है, स्ट्राइक होता है, वॉल से ये साउंड स्ट्राइक होता है। अब जो है ये साउंड फिर से वॉल से हिट होने के बाद वॉल से रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और साउंड जो है वापस आता है, साउंड वापस आता है। सो दिस द रिफ्लेक्टेड, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। तो जो रिफ्लेक्टेड है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द एनी सॉलिड सरफेस द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दैट सरफेस एंड आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं उसी टाइम पे, आफ्टर गैप ऑफ सम टाइम वी लिसन द सेम साउंड, जो हम बोले हैं वो हमें फिर से सुनाई दिया है, दैट इज कॉल्ड द इको। इन सिंपल वर्ड वी कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। अब क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर मान लो इसके बीच में अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन इन द सेंस, रिफ्लेक्शन तो ऐसे भी होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और जो अपकमिंग साउंड है, मतलब इंसिडेंट साउंड,
एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम गैप होना चाहिए। अगर टाइम गैप नहीं होगा तो हमें इको सुनाई नहीं देगा। मतलब इन शॉर्ट कि ये जो साउंड यहाँ तक ट्रैवल किया है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के फिर से हमारे कान तक आया है, तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम गैप, कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, तब हम इको को सुन पाएंगे। एट लीस्ट द टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट sound wave and reflected sound wave should be 0.1 second, then we can listen the echo। अगर ये मान लो 10 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप बोलोगे आपको इको साउंड सुनाई नहीं देगा, ओके। लेकिन अगर 34.4 मीटर के डिस्टेंस पे आप बोलोगे तो आपको इको साउंड 0.2 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। मतलब दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर्स या तो टाइम गैप 0.1 सेकेंड का होना चाहिए कम से कम, या डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए प्रोड्यूसर ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड के बीच में, तभी जो है हमें ये साउंड सुनाई देगा, मतलब इको सुनाई देगा। इतना क्लियर? दो फैक्टर्स पे इको होगा, या तो टाइम गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, या डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर का। इतना क्लियर? यस और नो? इको आप लोग भी सुने होंगे, अगर आप जाते हो माउंटेनियस एरिया में तो आपको अगर आप जो भी कुछ बोलोगे तो आपको फिर से रिटर्न सुनाई देगा। तो फेनोमेनन ऑफ हियरिंग बैक आर ओन साउंड इज कॉल्ड एन इको। इट इज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस और ऑब्स्टेकल्स ऑफ लार्ज साइज। तो लार्ज साइज में वॉल हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, तो उससे स्ट्राइक होने के बाद, उससे रिटर्न होने के बाद जो है हमें हमारा साउंड फिर से सुनाई देता है। चलिए नेक्स्ट है, टू हियर एन इको देयर मस्ट बी अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में जो टाइम गैप है वो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इको, दो कंडीशन मैंने बताया आपको। पहला कंडीशन बताया कि 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, एंड सेकेंड बताया कि 17.2 मीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाइम गैप शुड बी एट लीस्ट ऑफ 0.1 सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन of echo, and second condition, the distance between the source object and reflected surface will be at least 17.2 meter, okay? इतना क्लियर? ओके गुड। नेक्स्ट है, चलो ये बता ही देता हूँ, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मीन्स व्हाट? मल्टीपल इकोज, मल्टीपल इको। अब एग्जांपल के लिए मान लो, सपोज कि एक इको तो आप जानते हो, लेकिन मान लो कि अगर हम जाते हैं कोई भी थिएटर में जाते हैं, या कोई भी हॉल में आप जाते हो, सपोज आप बहुत बड़े हॉल में गए और अकेला आप जोर से चिल्लाओगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के साउंड सुनाई को देगा, उसको क्या बोलते हैं? शोरगुल बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो चीज़ है क्या है? रिवर्बरेशन है। मीन्स मल्टीपल इकोज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज द रिवर्बरेशन ओनली। तो अगर बहुत सारे अगर इको आ रहा है, बहुत सारे इको अगर एक साथ आ रहा है, तो वही क्या है? रिवर्बरेशन है। तो वही है resistance of sound wave for the long time because of repeated multiple reflections of the sound are called reverberation। अब जो है बहुत सारे अगर इको रिफ्लेक्शन, ध्यान देना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज द इको ओनली। अगर बहुत सारे इकोज अगर आपस में क्या होगा? रेसिस्ट होगा, इन द सेंस मतलब तो उसमें क्या है कि एक अलग ही शोरगुल हो जाएगा, दैट इज रिवर्बरेंस। बेसिकली क्या होता है, एग्जांपल के लिए ऑडिटोरियम आप देखते हो, ऑडिटोरियम में बेसिकली क्या लगाते हैं कि ऐसे मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो साउंड वेव्स को सॉक करे, मतलब उसको क्या करे? एब्जॉर्ब करे। तो इन बिग कंसर्ट हॉल ड्यू टू द रिवर्बरेशन साउंड में बिकम ब्लर्ड एंड डिस्टॉर्टेड टू बी हर्ड। तो आप देखते हो जो बड़े हॉल है, बड़े हॉल में जो है साउंड डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसको हम प्रॉपर क्लियरली नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, ध्यान देना, टू अवॉइड द रिवर्बरेशन सॉफ्ट साउंड, ये देखना, हाँ, सॉफ्ट साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कर्टेंस,
कर्टेंस, प्लांट फाइबर, ये प्लांट फाइबर कर्टेंस या वुड्स, ये सब हम यूज करते हैं। ये वुड्स है या कर्टेंस है या प्लांट फाइबर्स है, ये सब क्या करता है, जो अननेसेसरी साउंड वेव्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो थिएटर होता है, थिएटर में अगर आप लोग जाते होंगे, उसके वॉल जो है बेसिकली वुड का बना होता है। वुड इज द एब्जॉर्बर ऑफ द साउंड वेव्स, इसलिए उसको बनाते हैं। चलिए हम आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट, जो थोड़ा अलग है, वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ठीक है। ओके डन।